चलो ये, और देखो प्राइस मूवमेंट में क्या आएगा, इन्फ्लेशन। और फूड मैनेजमेंट में क्या आएगा कि जो भी जो ना पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो दो की बात की जाती है यहाँ पे। एक तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किस पे होगा, सभी के लिए होगा। और जो फूड मैनेजमेंट है वो किस पे काम करेगा, जो एक टारगेटेड ग्रुप रहेगा, है ना। अब तो वैसे बहुत सारी चीजें दस जो सभी के लिए होती है। देखो अगर हम उसकी बात करते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखेंगे, इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन को दो तरह से हम काउंट करते हैं ना। कौन कौन सा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा कौन सा है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। दो प्राइस है। और देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होगा, जो क्या काम करेगा, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस से बिजनेस जाएगा तो कैसा जाएगा, बल्क पे जाएगा। और जो कंज्यूमर क्या करेगा, ये करेगा बी टू सी, बिजनेस कौन सा वाला, रिटेल वाला, और उससे कौन सा किसको जाएगा, कंज्यूमर को, है ना। और जो कंज्यूमर है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे रूरल वाला अलग होगा, अर्बन वाला अलग होगा, एक निकलेगा इसका क्या, कंबाइंड, कंबाइंड निकलेगा। तो देखो पहले हम इंडिया में करते थे इन्फ्लेशन को मेजर किस पे, डब्ल्यूपीआई पे। अब किस पे करता है, सीपीआई पे। अब सीपीआई भी करता है। और सीपीआई भी अब क्या है, वैसे तो अब तीन ही है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। बट अभी भी जो हमारा सर्वे है ना, उसमें अलग से भी दिया हुआ है, क्या वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, है ना। तो सभी लोगों का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, उसके हिसाब से उनके क्या क्या खर्चे हैं वो हमेशा वेरी करता ही करता है ना। जो लोग सिटी में रहना प्रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली वही करेंगे जो जिनकी थोड़ी सी ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है, तो उनका इन्फ्लेशन का कुछ और तरीका होगा, अर्बन वालों का कुछ और होगा, एग्रीकल्चर लेबर का कुछ और होगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, हमें एक रियल पिक्चर मिलती रहे, इसलिए किस पे जाते हैं अब, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो अब अगर जो इन्फ्लेशन जो मेजर होता है वो किस पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ठीक है ना। अच्छा, क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं अभी भी करते हैं यूज, है ना। भले डाटा इसका अभी भी निकलता ही है, बट ऑफिशियली जो एक न्यूज बनती है वो किसमें बनती है, सीपीआई पे। अब एक चीज और होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या आता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। एक एक इमेजिनरी बास्केट को बनाया जाता है ना। और उसमें देखो ना, वैसे तीन तरह के वो होते हैं, इसमें प्रोडक्ट होता है। कौन कौन से होता है, एक तो होता है प्राइमरी, प्राइमरी में सब कुछ आएगा जो भी हमें डायरेक्टली नेचर से मिलेगा। और दूसरा किस में आएगा, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, जो क्योंकि ये भी एक पार्ट है ना इन्फ्लेशन उसका, कमोडिटी का। और तीसरा क्या आएगा, मैन्युफैक्चर्ड। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होती है, मैन्युफैक्चर्ड की। और उससे कम किसकी होगी, फ्यूल की। और उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद सेकंड में आएगी प्राइमरी की, और थर्ड में किसकी आएगी, फ्यूल की, है ना। इस तरह से होता है। अब इसमें क्या करेगा हम, एक जो बास्केट होती है ना वो कर दी, और उसमें इनके कुछ सैंपल रख दिए। और अगर ये इस महीने इसकी कॉस्ट 100 रुपए है सभी की, और अगले महीने 110 हो गई, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कितना हो गया, 10%। और इस बास्केट में देखो ना, अब जरूरी नहीं है कि एक चीज के असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो फ्यूल है, इसमें इसको अलग से वेटेज दी गई है ना, करीब करीब 15% वेटेज दी गई है इसको। अगर फ्यूल के रेट बढ़ गए ना, तो ऐसा नहीं कि उसका असर सिर्फ उसी पे दिखेगा इन्फ्लेशन में, किस पे दिखेगा, सभी में ही। क्योंकि बाद में क्या निकलेगा, कंबाइंड, कंबाइंड निकलेगा ना। तो इस तरह से अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये हमें रियल पिक्चर किसकी बताता है, प्रोडक्शन साइड से। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम किस तरफ से आ रही होगी, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है, जैसे वहां से तेल नहीं आ रहा है, मॉनसून सही से नहीं आ रहा है, मार्केट में लेबर सही से नहीं मिल रही है। तो अगर हमको प्रोडक्शन साइड देखनी होगी ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या देखेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कई बार क्या देखते हैं हम, कंज्यूमर, अगर मार्केट में लोगों की कैपेसिटी कम हो गई खरीदने की, बनाने वाली कैपेसिटी तो है, पर प्रॉब्लम किसको आ रही है, जो कंज्यूमर है। तो उसकी सही पिक्चर कौन देता है हमेशा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू नहीं है। अभी भी आज की डेट से भी क्या है, अगर हमें ये सही से पता लगाना है
कि प्रॉब्लम कंज्यूमर साइड से है या प्रोडक्शन साइड से है, तो हमेशा किसकी हेल्प ली जाती है, अलग अलग से, एक के लिए WPI की और एक के लिए CPI की। और एक प्रॉब्लम और एक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था, इसके अंदर क्या था, सिर्फ गुड्स ही आते थे, सर्विसेज नहीं आती थी। बट आज की डेट से लोग शहरों में ज्यादातर किस पे खर्च करता है, सर्विसेज पे, है ना। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो किसकी बात करता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, है ना। क्योंकि अब देखो, अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसके अंदर तो 6 कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ 3 थे ना, इसमें क्या कर दिया, 6 कर दिया, 3 तो यही रह लिए, उसके बाद हाउसिंग को अलग दे दिया, है ना, और जैसे टोबैको वगैरह होता है इसको अलग दे दिया, दो दो चार चीजें और भी आप देख लेना। तो इसके अंदर है तीन 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 हिस्सों में वेटेज बांटी हुई है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें कितना है, 6, इसे 6 कंपोनेंट्स बना रखे हैं अलग अलग से, है ना। तो अब देखो ना, अब रियल पिक्चर में कौन देता है, हमेशा ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है जी बात। तो इसी के बेस पर जो स्टेट की जो इन्फ्लेशन है वो भी वैसे मेजर होगा, है ना। थोड़ा सा तो ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक उसका बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कई बार वैसे दो इंडेक्स होते हैं, दो तरह, दो वजह से होता है। एक होता है कौन से वाला, कॉस्ट वाला, और एक कौन सा होता है, डिमांड वाला। देखो ना, दो तरह की इन्फ्लेशन हो गया ना, एक किसकी तरफ से हो गया है कि किसी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस की कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, मॉनसून सही नहीं आया। तो इसमें ये हो गया कि इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, देखो दो दो है ना, एक है इन्फ्लेशन किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। और एक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कॉस्ट। अब ग्रोथ वाला इन्फ्लेशन कैसा आएगा, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, यहां से डिमांड, डिमांड बढ़ेगी ना। अगर देखो, अगर हमारे देश में हर एक आदमी के पास रोजगार आ जाए, सबकी सबकी सैलरी बन जाए लाख लाख रुपए, तो अगर सबके पास 1-1 लाख रुपए होगा, तो हर एक आदमी चाहेगा उनके पास, सबके पास 2 व्हीलर हो। तो एकदम से किसकी डिमांड बढ़ेगी, 2 व्हीलर की, ठीक है ना। और अगर थोड़ा और ज्यादा पैसा आ जाए तो सभी लोग क्या करेंगे, सब्जियां खाना स्टार्ट कर देंगे 3 टाइम में, अंडे खाने स्टार्ट कर देंगे, है ना। उससे किसकी बढ़ जाएगी, इस चीज की। तो डिमांड कौन लेके आता है हमेशा, ग्रोथ। तो इसलिए ग्रोथ को कंट्रोल करना कई बार क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसको हमारी डिमांड के हिसाब से वो सस्टेन भी रहे। अब आपने डिमांड बढ़ा दी, मान लो यहाँ पे कोई चाय बनाने वाला है, उसके पास मटेरियल है 50 चाय बनाने का, और लोग बुला दिया अपने 1000, तो क्या होगा, उस 50 चाय की कीमत बढ़ेगी ना। तो इसलिए ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, जितनी हमारी प्रोडक्शन हो, उससे ज्यादा जाएगी तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी कौन सी हो गई, कॉस्ट वाली। और कॉस्ट वाली में क्या होता है, कॉस्ट वाली में डिमांड भले कम रहती है, बट उसमें क्या होता है, पीछे से सप्लाई कम हो जाती है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम पैदा करते हैं, मान लो पल्सेस, दालें। अब दालें पैदा होती थी इंडिया में मान लो 100 यूनिट्स, और पहले क्या थे, 90 लोग ही नौकरी करते थे, तो 90 लोग दालें खाते थे। अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल गया, 100 के 100 लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं। तो अब क्या होगा, और अब ये जो 90 लोग थे ना, पहले 1-1 किलो की डिमांड थी इनकी, अब अगर इनको रोजगार बढ़िया मिल गया तो कितनी डिमांड होगी इनकी, 2-2 किलो की। तो अब हमारे पास कितनी होनी चाहिए, डबल चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों का रोजगार बढ़ा, इसलिए डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्शन तो उतनी थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या था, 90 लोग थे दाल लेने वाले, और 100 किलो यहाँ प्रोडक्शन होती थी। बट हुआ क्या, मॉनसून सही से नहीं आया। अब हुआ क्या, 90 लोग थे और दाल कितनी पैदा हुई, सिर्फ 50। तो यहाँ इस केस में भी क्या हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा, डबल हो गया ना, खाने वाले डबल हो गए, और प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो एक में खाने वाले इसलिए डबल हुए क्योंकि उनकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। एक में इसलिए डबल हुए क्योंकि प्रोडक्शन ही क्या हो गई, आधी हो गई। तो एक होती है कॉस्ट वाली इन्फ्लेशन, एक होती है कौन सी वाली, ग्रोथ वाली इन्फ्लेशन। दो तो गए कॉज मोटे मोटे तौर पर। और दूसरा बताया मैंने, होलसेल, इसको निकालने का तरीका, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, और दूसरा होता है किस पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो कंज्यूमर है B2B, और होलसेल सेल है B2B, और कंज्यूमर किस पे है, B2C। और उसमें 6 कंपोनेंट्स है, और इसमें कितना है, 3। और इसमें ज्यादा
किसको और प्रेफरेंस दी गई है, सर्विसेज को, है ना। तो सर्विसेज भी, क्योंकि आज की डेट से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सर्विसेज नहीं लेता होता, है ना। जैसे सिटीज में, अगर आप सिटी में देखोगे फर्क है ना। अब सिटी में हर एक आदमी, अगर आप देखोगे अपना खर्चा खाने से ज्यादा किस में जा रहा है आपका, रेंट पे, यही होता है ना। तो सिटीज में क्या हो गया कि जो विलेजेस में है, विलेज देखो ना, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसकी बात करेंगे विलेजेस में, तो वहां पे रेंट रेंट है ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, क्योंकि रेंट वहां कोई पे करता ही नहीं है। बट सिटी में क्या है, हाउस रेंट क्या बन जाता है, एक मेन पार्ट बन जाता है ना। तो अलग अलग जीने के तरीके हो जाते हैं दोनों में। तो अब है जी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये लिखा तो इंडिया में है पर ये बात हिमाचल की हो रही है। तो यहाँ पे देखो ना कितना बढ़ गया था, एक लेवल तक 12% चला गया था, आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा। ये 12% चला गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के कितने, 6 पॉइंट। क्वेश्चन अगर आएगा ना इस वाले पार्ट में से आएगा ज्यादातर, एक इसमें से, इस वाले में से भी नहीं आता। और अर्बन वाला कितना, 5.2%, और कंबाइंड कितना, 6। और अभी देखो इंडस्ट्रियल वर्कर 5.1 और एग्रीकल्चर लेबर 4.7, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर इसे करना है 4.8। तो आपने पता क्या करना है, याद क्या रखना है आपने, ये जो 3 है ना, ये ज्यादा जरूरी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी से आपको याद रहना रहे, कंज्यूमर प्राइस रूरल अर्बन, एंड लास्ट वाला क्या है, कंबाइंड वाला। तो सबसे ज्यादा चांस पूछने के है इस वाले के। देखो ना, अगर कोई पेपर ही बनाएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी नहीं बनाएगा, क्योंकि तो सोचेगा कि किसी की जान थोड़ी नहीं खा जानी इतने टिपिकल पूछ के। तो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन कौन सा बनेगा यहाँ पे, कि कितना है जो कॉमन है, कितना है, 6.6%। और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ तक चला गया था, 12.5 तक। अब देखो ये जो ट्रेंड है जो ऊपर बताया था ना, 6 किसका था, कंबाइंड का, और 5.2 किसका था, अर्बन का, और 6.1 किसका था, रूरल का। तो ये जो ग्राफ है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब बाकी इसमें ये दे दे फिर से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, तो ये कितना था पहले, 4.6%, और अब कितना हो गया, 6%। अब पिछला कंपैरिजन कुछ नहीं करना। दिस इन्फ्लेशन वाज ड्यू टू मेनली स्पाइक इन फूड इन्फ्लेशन which continued to persist during the unlocking of the economy। तो किस मेन वजह क्या रही है इसमें, फूड। मैंने आपको एक दिन बताया था ना, वैसे इन्फ्लेशन की हम क्या बात करते हैं, 4+-2, है ना। या तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 6 तक, और नीचे कहाँ सकता है, 2 तक। और उसके बाद है रूरल वाला, इसका कितना है, 4.7%। ये था पहले 21 में था 4.7%, अब कितना है, 6.1%। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड ये कितना है, 5.2%। और उसमें फिर से ये बताया कि इसमें ड्राइवर कौन है मेन, इसमें कौन जो कंट्रीब्यूटर इन द रूरल इन्फ्लेशन क्या है, फ्यूल एंड लाइट। वेटेज है इसकी कितनी, 40.84। और क्लोथिंग एंड फूड वेयर कितना है, 20। और पान तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट कितना है, 2%। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनता तो नहीं से, फिर भी कई बार पूछ ही लेता है। तो फ्यूल एंड लाइट कितना जा रहा है, 40, और क्लोथिंग एंड फुटवेयर 24, एंड बीड़ी पान मसाला कितना है, 2.6%। नेक्स्ट है जी ड्राइवर्स एंड कंट्रीब्यूटर अर्बन में कौन है, इसमें क्या है, फ्यूल एंड लाइट अगेन 46। देखो अब तो देखो जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना रेट तेल के, उस हिसाब से तो हमेशा ऊपर ही रहना है अब। और इधर कितना है, बीड़ी वाले बंदे ग्रुप विच इज 15%, इधर 15%, ठीक है ना। तो ये यहाँ 2 ही चीजें मेन है। अब बताओ ये क्यों है, इस पे क्या बताए, ये बीड़ी तंबाकू क्यों इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा कंज्यूम है, और क्या वजह हो सकती है। इसमें एक तो क्या है, टैक्सेस ज्यादा है। पता है ना आपको, जो नया जीएसटी आया ना, उसमें 2 चीजें रखी है, एक बोला है सिन गुड्स, एक बोला है लग्जरी गुड्स। तो सिन गुड एंड लग्जरी गुड्स, इसके ऊपर क्या है, टैक्सेस ज्यादा है। जैसे आप बड़ी स्क्रीन लेते हो ना टीवी की, या बड़ी गाड़ी लेते हो, तो उस पर कितना % जीएसटी है, 28% जीएसटी, 28% जीएसटी है ना। और वैसे ही सिन गुड्स किसको बोला गया, जो भी इंटॉक्सिक है उनको क्या बोलता है, सिन गुड्स, पापी गुड ठीक है। तो इन सिन गुड्स पे भी क्या है, टैक्स वगैरह ज्यादा है, और उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो देखो एक बात बताओ ना,
जैसे माना जाता है कि अब सरकार पता तो पैसा तो आना ही है, टैक्स तो आना ही है, बट इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या दी जाती है कि अगर इसका रेट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम बढ़ाएंगे तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, बट ऐसा दिखता नहीं है। जरूरी है कि जो अब रेट बढ़ेगा तो कंज्यूम होगा, तो उल्टा हो जाएगा। जरा जितनी उसकी इनकम है उसका कुछ परसेंट किसमें डालेगा और, हाँ, है ना। तो ये कोई सही मेथड नहीं है वैसे, है ना। अब ये तो पक्की बात है ना, जिसको ज्यादा थोड़ा वो करेंगे ना, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो लोग उससे ज्यादा जाएंगे। तो इसका तो चलो समझ आता है कि फ्यूल और लाइट का तो बनती है बात। चलो नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। अब इसका याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो बेस ईयर अब चेंज कर दिया, कितना था पहले, ये 2000 था, कर दिया 2016, इसका चेंज कर दिया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसकी बात, कौन निकालता है इसको, तो फिर इसको पूछता है लेबर ब्यूरो। देखो हमारे देश में ऐसा नहीं कि बैन किए हुए सारे सारे के सारे इंडेक्स चलता है, बट जो अल्टीमेटली जो हेडलाइन न्यूज के लिए बनता है कौन सा बनता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाकी आप इकोनॉमी में पढ़ोगे उसको मंथली निकलता है, क्या निकलता है, यहाँ मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ। और CPIWI न्यूज सीरीज के अंदर क्या है, कवर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, किसको कवर करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर को, दोज हु आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवे, पब्लिक, ये सब के अंदर आता है। और नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसकी तो बड़ी वैसी रही है प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में क्या था, ये बिल्कुल कम आ गया था, कितना 1.3%, और एकदम से क्या हो गया, कहाँ चढ़ गया 12.5%, है ना। पता है ना आपको, एक बार एक टाइम कंट्री के अंदर ऐसा भी आ गया था 2016-17 में, जिस टाइम इन्फ्लेशन क्या हो गया था, कम होने लग गया था। तो जो इन्फ्लेशन कम होने लग गया था तो क्या प्रॉब्लम थी फिर इसमें, अगर इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा ना, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो क्या शो करता है फिर वो, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये पता लगेगा कि ग्रोथ कम है। इन्फ्लेशन कम है तो क्या है, ग्रोथ कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर पैसा फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, लिक्विडिटी। देखो ना, सीधी बात यह है, देखो सबसे पहले क्या होगा, RBI ऊपर से पॉलिसी निकालेगा, जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट्स। बैंक रेट्स कम करेगा, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, सारे रेट्स क्या करेगा, कम करेगा। बैंक रेट जैसे कम किए तो RBI ने बैंक्स को लोन क्या मिलेगा, इजी मिलेगा, और वो लोन किसको जाएगा, पब्लिक को, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पब्लिक भी दो तरह की है, एक इसमें लगाती है पैसा, बिजनेस में लगाती है, कंस्ट्रक्शन में लगाती है, एक इसमें लगाती है अपने प्राइवेट कंजप्शन पे। क्योंकि देखो जब पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी ऑलवेज ब्रिंग्स क्या, डिमांड। लिक्विडिटी के बाद क्या है, देखो पहले बैंक रेट कम हुए, लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी का क्या बढ़ाया, डिमांड। अब जो डिमांड है, और डिमांड से क्या बढ़ेगी, हमेशा इन्फ्लेशन। डिमांड से क्या बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन। अब क्या होगा, ये बोल सकते हैं ना कि अमाउंट ज्यादा है और कमोडिटी क्या है, कम है। तो अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कभी, तो अब सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पे, अगर डिमांड ज्यादा ही बढ़ गई तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, पीछे से सप्लाई ही कम करनी पड़ेगी। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहां से जितने भी रेट्स है ना, इनको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। रेट्स बढ़ेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो खरीदने नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो मेन रोल प्ले करता है ना, वो कौन करता है, आरबीआई। तो दो तरह की पॉलिसी होती है ना, एक होती है कौन सी, फिस्कल पॉलिसी, एक कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को सही करना या गलत करना किसका रूल है, किसका काम है, फिस्कल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो किसका होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का। अब कभी क्या हो जाता है, कभी उल्टा भी हो जाता है। अगर मान लो पैसा ही नहीं है मार्केट में, अगर ये उल्टा घूम जाए, अब देखो ना, अब क्या हो जाएगा, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि मार्केट में पैसा ही नहीं आए, मार्केट पूरी स्टक हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, कम, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, और उधर जो बचा बना हुआ जो सामान है वो बिक नहीं रहा है, तो कैसे बेचना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा। कैसा बेचना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा।
तो लिक्विडिटी और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की ये बड़ी लिंक्ड है आपस में इन्फ्लेशन को आगे पीछे करने के लिए। क्लियर है ना बात? तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ऐसी कई मेरी सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आप 2-3 साल पहले अगर न्यूज देखोगे ना, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि सरकार पैसा कैसे डाले, किस पे, मार्केट में, है ना। उसके लिए बड़ी सारी चीजें हुई थी। चलो जी, नेक्स्ट है जी फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाई। अब देखो हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, HPSCSC। अब इसका भी देखो, दो पहले अभी तक हमारे पास एक फार्म लॉ आ रहा था ना, अगर फार्म लॉ अगर पास हो जाता तो सारी चीजें ये चेंज हो जाती है ना। और देखो नेशनल लेवल पर क्या होता है, FCI है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI किस पे खरीदेगी, MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो MSP का बेनिफिट किसको मिलेगा, किसानों को। किसानों को अपना सामान मार्केट की जितनी मर्जी वैल्यू नीचे गिर जाए, बट एक फिक्स जो प्राइस सरकार ने रखा होगा उतना तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरफ से किसका बेनिफिट हो गया, फार्मर्स का। अब जो MSP पे जो खरीदा हुआ सामान है FCI ने, वो किसको जाएगा, अब स्टेट्स को। पहले किसको जाएगा, स्टेट को, ठीक है ना। अब स्टेट भी क्या करेगी, कोई प्राइस पे करेगी, है ना। अब स्टेट किसने प्राइस पे किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। इसको बोलते हैं सेंट्रल इशूड प्राइस, सेंट्रली इशूड प्राइस। कौन इशू कर रहा है इस प्राइस को, सेंटर। किसके लिए, स्टेट्स के लिए। स्टेट को मिल गया सस्ते में अनाज। अब उसके बाद स्टेट किसको कहां ले जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप। और फेयर प्राइस शॉप में जो प्राइस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एंड कंज्यूमर प्राइस, जो डिप होता है ना। तो देखो पहले क्या है, FCI MSP पे खरीदेगी, और FCI से कौन खरीदेगा, स्टेट। स्टेट किस पे खरीदेगा, सेंट्रली इशूड प्राइस। और स्टेट किसको देगी आगे, डिपो को। और जो डिपो हो वो किसको क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप। और वो किस पे देगी, एंड कंज्यूमर प्राइस। और सारा किस पे चल रहा है, सारा सब्सिडाइज। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट और फेयर प्राइस शॉप के बीच में जो काम करता है ना, जो स्टेट एंड फेयर प्राइस शॉप के बीच में काम करता है, वो कौन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। समझ गए जी बात, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। अब देखो जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, चाहे उसको जहां मर्जी से आ रही है, सेंटर से आ रही है, स्टेट से आ रही है। और कई बार क्या करती है ये HPSCSC, क्या करती है, खुद भी प्रोक्योरमेंट करती है। सारा इकट्ठा किया और उसको अपने गोडाउन में रखा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है ना, इसको सबसे ज्यादा पहली जरूरत किसकी पड़ेगी, इसको तो पहले जरूरत पड़ेगी इसकी अनाज की, जो भी कमोडिटी है उसकी पड़ेगी। दूसरी किसकी पड़ सकती है इसको, CS स्टोर की। तीसरी किसकी पड़ती है इसको, गोडाउन्स की। चौथी क्या पड़ती है इसको, ट्रांसपोर्टेशन की। और पांचवा क्या चीज के पास, फेयर प्राइस शॉप, है ना। लग रहा है क्या बोल मैं। अब देखो ये सारा ये हैंडल करता है। और दूसरे का क्या होता है, इसके पास ना आइटम भी दो तरह की होती है, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल में कौन सी आ गई, जैसे मान लो तेल हो गया, कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हो गया ना जिसका सरकार के प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जो ऐसे हर किसी को नहीं दी जा सकती। और दूसरी क्या कौन सी हो गई, अनकंट्रोल हो गई, जैसे चावल दाल आटा। क्लियर है बात। तो ये भी दोनों देती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो स्टेट है ना, बहुत सारे कौन खर्च करती है, सरकार, गवर्नमेंट तो खर्च करती है ना। जैसे उसको कई बारी लोहे की पाइप चाहिए, जैसे जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो बार बारी कहाँ से खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉक होना चाहिए ना, वो भी प्रोवाइड करता है। मनरेगा की स्कीम चलती है, वहां पे हमें सीमेंट चाहिए, ये भी प्रोवाइड करता है ना। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन क्या है कि हर एंगल की जितनी भी स्टेट की तरफ से सप्लाई हो सकती है ना, और जिन जिन माध्यम से हो सकती है, और जहां जहां पे ये स्टोर हो सकती है, उन सब के लिए कौन काम करता है, ये कॉर्पोरेशन। समझ गया जी बात। तो देखो सबसे ऊपर कौन है, FCI। और उसके बाद स्टेट के बाद कौन है, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। और उसके बाद जो एंड में कौन आएगा नीचे, एंड कंज्यूमर कहां डील करेंगे, फेयर प्राइस शॉप पे। तो प्राइस भी 3 अलग अलग हो गए, MSP कुछ और हो सकता है,
सेंट्रली इशूड प्राइस फॉर स्टेट और हो सकता है, और एंड में स्टेट द्वारा इशू प्राइस किसके लिए, कंज्यूमर के लिए अलग हो सकता है। क्लियर है जी बात। अब एक चीज और है कि यहाँ पे जो ये फेयर प्राइस शॉप में जो मिलेगा ना सामान, ये कैसे मिलेगा, जो हमारी सरकार के दो तरह की कैटेगरी बांटी हुई है। एक बांटी हुई है कौन सी वाली, जिसको बोलते हैं हम टारगेटेड ग्रुप, है ना, जो बीपीएल, ये अंत्योदय अन्न योजना, और एक आता है कौन सा, नॉन टारगेटेड ग्रुप, कौन सी हो गई, जनरल पॉपुलेशन। तो उन सबको किस किस रेट पे देना है ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, यही कर रहा है। अच्छा, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो किसकी होती है, सेंट्रली, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, अंत्योदय अन्न योजना, कोई और योजना सेंटर से चल रही होती है। तो उसमें ना एक बात बड़ी क्लियर लिखी जाती है, इसमें बताया हुआ है कि स्कीम भले सेंटर की है और हिमाचल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है तो 90-10 की रेशियो बनती है, और अदर स्टेट के लिए कितना है, 60-40 की। उसके बावजूद भी सेंटर ने एक पावर दे रखी होती है स्टेट को, वो अपने लेवल पर उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को क्या कर सकते हैं, वो मॉडिफाई कर सकता है। और इसमें भी कौन रोल प्ले करता है, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। क्लियर है जी बात। देखो इतने काम कर रहा है सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। और अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पूरे साल का क्या करेगा, ये पैसा इकट्ठा आ जाएगा इसके पास, और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पर किसको देगा, ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये एक हिसाब से कहां कंट्रीब्यूट करेगा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। कई बार आप देखोगे ना, जैसे अभी सेंटर में भी बड़ी चली थी इसकी चर्चा ना, ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके ऊपर क्या होता है, एनपीए बड़ा होता है, पता है ना आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जरूरी नहीं कि लोगों पे बड़ा हो, कई बार सरकार के ऊपर ही बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से क्या करती है, खुद ना लोन लेती, किसके किसके द्वारा लोन लेगी, एफसीआई के द्वारा। एफसीआई ने ले लिया लोन, अब वो सरकार के एनपीए पे तो नहीं काउंट हो रहा है, बट किस पे जा रहा है वो, एफसीआई पे। और बाद में पे भी कैसे करेगा, उधर से करेगा, है ना। तो एफसीआई के पास जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ परसेंट किसको देगा, वो कुछ डिविडेंड के तौर पर गवर्नमेंट को। तो जो एफसीआई है, ये कितने काम कर रहा है, एफसीआई नहीं, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। एक तो ये स्टेट के साथ लिंक करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा, स्टोरेज में काम करेगा, रेवेन्यू जनरेशन में काम करेगा, है ना। और जो सरकार की पॉलिसीज है इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें भी काम करेगा, चाहे स्टेट के चाहे सेंटर की है। भले सेंटर की पॉलिसीज होती है बहुत सारी, उनको भी मॉडिफाई कर सकता है कौन, स्टेट। क्लियर है जी बात। चलो जी, तो अब देखो यहाँ पे, तो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे कितनी शॉप्स है, यहाँ पे 5043 फेयर प्राइस शॉप, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब दो तरह की कैटेगरी है, एक आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, और एक आती है अदर देन एनएफएसए। और जो एनएफएसए से ऊपर आती है कौन सी है, अब पॉवर्टी लाइन, पता है ना, जो फेयर प्राइस शॉप है, जरूरत नहीं गरीबों को सामान मिलता है वहां पे, किसको मिलता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो कुछ टारगेटेड लोगों को मिलती है, पर कुछ चीजें क्या है, जैसे मान लो केरोसिन है, चीनी है ना। पहले जमाने में चीनी के लिए बड़ी ज्यादा लोग डिपो में, है ना, तो वो किसको मिलती है, तो सभी को मिलती है। तो नेक्स्ट है जी, इन स्टेट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज डिजिटलाइज कर दिया है। अब क्या है यहाँ पे, डिजिटल राशन कार्ड है ना। ये देख लेना, शॉप्स जो बने हुए हैं ना, कुछ शॉप्स किसको दे रखे, देखो पहले हमारे पास फेयर प्राइस शॉप है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है 3000 करीब करीब, और 15 पंचायत भी ऐसी है जहां पंचायत से जाता है बाहर सामान। पंचायत किसका काम कर रही है, एज अ फेयर प्राइस शॉप। और 59 हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, और 1673 इंडिविजुअल है, और कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और 20 क्या है, महिला मंडल। तो ये सारे किसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो मेन एजेंसी है वो कौन सी है, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। लगा पता क्या है प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इकट्ठा करना। कॉर्पोरेशन इज प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड गेन, प्रोक्योर भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी। तो तीनों चीज आती है, अदर एसेंशियल कमोडिटी टू द टीपीडीएस एंड एनएफएसए। एक है यहाँ पे एसेंशियल आइटम, और एक है नॉन कंट्रोल्ड कमोडिटी। तो एसेंशियल में क्या आ गया, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन। पर ये सारी क्या है, कंट्रोल्ड है। ये इनके ऊपर चेक रखना पड़ेगा ना। सुना कि कंट्रोल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इनके पास प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए ना।
अगर कोई एलपीजी दे रहा है तो कोई भी तो नहीं बेच सकता, है ना, कोई दवाई बेच रहा है, तो ये क्या है, कंट्रोल मैनर में दी जाती है। और कुछ कैसे दी जाती है, अनकंट्रोल में। जरूरी नहीं कितना इतना इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, इतना बड़ा लाइसेंस होना चाहिए, जैसे लाइक शुगर, पल्सेस, राइस, आटा वगैरह, ये कैसी मिलती है, अनकंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद है जी, कॉर्पोरेशन इज अरेंजिंग द सप्लाई ऑफ राइस एंड अदर सप्लीमेंट्री आइटम अंडर द मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम के लिए भी ये राइस वगैरह प्रोवाइड करता है। एंड प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, पता है ना, प्राइमरी होता है 5 तक, अपर प्राइमरी तक होता है 8 तक, तो उनको देता है। कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो अरेंजिंग द सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्सिडाइज आइटम। कुछ सब्सिडाइज आइटम होती है, जैसे वेरियस काइंड, पल्सेस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, और इसको कौन डिसाइड करता है, परचेज कमिटी। अब नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट सप्लाई। अब सरकार को भी कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, देखो जैसे लोगों को चाहिए ना सरकार चीज सामान, वैसे गवर्नमेंट को चाहिए। तो HPSCSC इज मैनेजिंग द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें देता है दवाइयां। सीमेंट किसको देता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, बोर्ड को, कॉर्पोरेशन को, एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन देता है, और ये जो भी आयरन की फॉर्म होती है। और पाइप्स देता है किसके लिए, जल शक्ति डिपार्टमेंट को। और कई बार स्कूल यूनिफॉर्म देता है ना, ये सारा कौन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी इन ट्राइबल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। तो यहाँ से नाम से पता लग रहा है इसमें कोई डाटा फैक्ट है नहीं है, ये मेंस के लिए काम आएगा आपको, कि ट्राइबल एरिया के लिए एक अलग से प्रोविजन है कि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे प्राइवेट आदमी दुकान खोल ही नहीं सकता, है ना, ना उसको शौक है वहाँ पे, क्योंकि उसको होता है कि लोग कम है, मार्केट है नहीं है। तो जहाँ प्राइवेट लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ पे कौन जाएगा, सरकार। तो ये भी सरकार एलपीजी वगैरह की सारा खुद प्रोवाइड करती है वहाँ पे। और डिविडेंड मैंने बताया अभी आपको, एक 1.11 करोड़ इसको क्या मिला है, प्रॉफिट। और जिसमें से कितना पे किया इसने डिविडेंड सरकार को, 35.1 लाख, ठीक है जी। तो ये डिविडेंड मतलब सरकार इसका पैसा ले, तो ये क्या बन गया गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू को ना, तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्या क्या हो सकता है सरकार के, और क्या क्या स्कोप बन सकता है कि कहाँ जहां जहां ये बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013। पता है ना आपको, नेशनल, अब आज की डेट से ना जो भी राशन पानी जो मिलता है ना डिपो में, किसके अंदर मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने सबसे एंड में निकाला थी ये, उसके द्वारा क्या बोलते उसको, ऑर्डिनेंस के द्वारा। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि आगे वोट बैंक बनेगा, तो तब से ये चला हुआ है। तो अब इसके लिए बड़े सारे स्टोर्स है, 117 होलसेल सेंटर है। अब गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, गुडॉन्स। अगर ये सारा इतना सामान बांटना है ना लोगों के बीच में, राशन, पता ना आपको, किसी 2 किलो 3 किलो, ऐसे किलो तो ज्यादा मिलता है पर प्राइस उसका बड़ा कम होता है। चावल का शायद 2 रुपए है ना, वेट का 2-3 रुपए कुछ ऐसा है। तो उसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, हमें स्टोरेज की। तो अब ये क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए वाला, कि कौन सा स्टोर कहाँ खुल रहा है। तो एक तो खुल रहा है जी 550 मीट्रिक टन का नेरवा, नेरवा कहाँ पे है, चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला। और सिद्धपुर सरकारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और राजगढ़ सिरमौर में, बिलासपुर में। और एक चंबा में है, एक चेत्रू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और संधोल। अब देखो ना, संधोल कहाँ पे, मंडी में। हाँ, तो अब देखना कई बार ना जो सर्वे में दिया हुआ है ना, वो क्या दिया है, कांगड़ा। बट जो संधोल है ना असल में, असल संधोल है जो, वो है किसमें, मंडी में। संधोल वैसे मंडी में आता है ना, बट सर्वे में क्या लिखा हुआ है, कांगड़ा, है ना। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने वही लिखा है जो उसमें है। अब नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड सेक्टर। तो ये थोड़ा सबसे मतलब सेकंड नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। एक सोशल सर्विसेज वाला, सोशल जो स्कीम्स है वो बड़ा है, और एक किया है। तो इसको जितना आज हो पाएगा उतना करेंगे। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो हिमाचल की 89.96% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेजेस में, ठीक है जी। 2011 का सेंसस है ये, अब आगे चेंज हो जाएगा। तो कितने परसेंट लोगों को करीब करीब रोजगार मिला है ना। और देखो ना, अब आप, हमने पीछे पढ़ा था ना, जो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है कंबाइंड होकर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13.61, यही था ना। और अगर अकेला एग्रीकल्चर देखे तो कितना था, 9.64, यहाँ पे कितना है 7 और देखो एक फर्क यहाँ पे इसलिए, अगर आपको लगेगा कि वहां ज्यादा था और यहाँ कम है,
यहाँ पता क्या, देखो इस पे किस पे बात की है, सिर्फ जीवीए पे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे, समझे बात को? क्योंकि इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, टैक्सेस वगैरह के जो काउंट होता है ना, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आप खुद देख लेना एग्जाम में, अगर आ रहा है किसका, सिंपली जीडीपी लिख के आ रहा है तो पहला डाटा दोगे, अगर आ रहा है कौन से वाला, जीवीए, तो कौन सा डाटा दोगे, ये वाला। यहाँ तक तो ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा पेपर बनाने वाले पे, क्योंकि ये डाटा दोनों लिखे हुए हैं उसमें, फर्स्ट चैप्टर में वो वाला डाटा लिखा हुआ है और इस वाले चैप्टर में ये वाला लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, समझ गया जी बात? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीवीए के हिसाब से, अब यहाँ के हिसाब से पढ़ो, 13.31% इन जीडीपी। अगर उसमें से निकाले सिर्फ क्या, एग्रीकल्चर और क्रॉप वाला पार्ट, वो कितना देता है, 7.85% ऑफ जीवीए ऑफ टोटल। और यही ग्राफ यहाँ पे है, तो नेगेटिव कितना गया था ये पिछली बारी में, 12, और अब कितना गया, 8.7। अब अगर आपसे ये पूछे, हिमाचल की जो इकोनॉमी है ये वी शेप में है, अब दिख रहा है ना आपको, हर एक चीज किसमें दिख रही है, वी शेप में। तो वी शेप का होना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव का, इसका क्या होना है, पॉजिटिव है। बट बी शेप में एक लॉस ये है कि ग्रोथ क्या दिखती है, बड़ी, और बड़ी कहां से दे देते हैं हम इसको, फिर बेस से। पर बी शेप का लॉस क्या है, हमेशा उसका बेस क्या होता है, छोटा। तो छोटे बेस से अगर ऊपर को चढ़ेंगे तो ग्रोथ क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी। देखो एक फायदा है इसका, फायदा क्या है, इंडिकेशन क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अब सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं। पर नेगेटिव क्या है इसका, कि ये क्या करता है, जो बेस होता है ना, इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये प्रॉब्लम इसकी है। अब अगला जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगले वाला है, ये मेंस में लगातार लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन मेंस में, चाहे एलाइट का है, चाहे एनटी का है, चाहे एचएस का है। और एचएस में तो 2 बार पूछ लिया है लगातार ही, है ना? कौन से वाला, लैंड होल्डिंग वाला, अगर आप पिछले पेपर देखोगे। अब ये क्या है कि हमारे जो देश की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 55.67 लाख हेक्टेयर, इतना है ना? और ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, 9.44। इसीलिए हिमाचल में देखते हैं ना हम, 66% एरिया किसने कवर कर रहा है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया। भले ही फॉरेस्ट जो कैनोपी है ना वो तो कम है, कितनी है, 21% के करीब करीब है, 28%, हाँ। बट जो एरिया कौन सा होता है, एरिया होता है जहाँ पे पेड़ नहीं भी लगे हुए, पर है किसका है वो, फॉरेस्ट का। और जो टी कवर 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 होता है वो कम है। तो एक तो देखो हिमाचल का एरिया किसमें ज्यादातर आता है, फॉरेस्ट में। और कुछ एरिया किसमें है, ग्लेशियर्स में ढका हुआ है, कुछ किसमें है, रिवर्स में है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं। तो इसलिए जो नेट एरिया बचता है ना काम का, वो कितना है, 9.44%। अगर आपसे पूछे कि जो 3 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा हरियाणा और हिमाचल, एरिया वाइज बड़ी कौन है, हिमाचल एरिया वाइज बड़ी। अगर इसकी ऑपरेशन लैंड देखेंगे तो हिमाचल इनका आधा भी नहीं है, क्योंकि इन स्टेट में क्या है, स्टेट भले ही छोटी है, ऑपरेशन लैंड क्या इनके पास ज्यादा है। तो कितनी हमारे पास, 9.44%। और जिसके ऊपर कितने लाख किसान बैठे हुए हैं, 9.97 लाख फार्मर्स। फार्मर्स, अब आप बोलोगे पॉपुलेशन है हमारी कितनी, 1 करोड़ होने वाली है, और फार्मर कितना है, 9 लाख। पर ये कैसे काउंट करेंगे हम, हाउस होल्ड, एक घर को ही मानेगा ना, होता ना, एक आदमी का नाम होती है ना घर की पूरी लैंड, उसी के नाम से राशन कार्ड बनता है, उसी के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। तो अगर हम एक फैमिली में 7 बंदों की एवरेज भी लें तो कितनी बन जाएगी पॉपुलेशन, 70 लाख। तो कितने फार्मर्स है अभी, 9.44 लाख लैंड के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, 9.97 लाख फार्मर्स। अब अगर पूरी पॉपुलेशन को काउंट करें, पूरी पॉपुलेशन, पूरा जो एरिया है उसको डिवाइड करें किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ, तो एक आदमी के अकाउंट में कितना एरिया आएगा, 0.95 हेक्टेयर लैंड। तो एक इंसान की एवरेज जो लैंड होल्डिंग है दैट इज 0.95%, परसेंट नहीं, हेक्टेयर। क्लियर है बात? इसलिए मैं बता रहा हूँ ये डाटा ना आपको सारा पता होना चाहिए, इसमें से प्री में क्वेश्चन बन जाता है ना, मेन से बन जाता है। कैसे, हाँ ऑब्वियसली ऑपरेशन से करेगा ना, जो ऑपरेशन लैंड है उससे डिवाइड करेगा किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ, तो कितनी बन गई, बच गई 9.44%। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग टू 1516 एग्रीकल्चर सेंसस। अब देखो जो किसान होता है ना, इसको पहले छोड़ इधर आ जाओ। अब क्या कर रखा है ना, किसानों की कैटेगरी बनाई हुई है,
सबसे पहले कौन से आ गए? मार्जिनल, मार्जिनल फार्मर्स। तो मार्जिनल फार्मर्स वो है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जिनकी होल्डिंग कितनी है? लेस देन 1 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी देखो कई बार क्या होता है, ये इतना ही पूछ लेता है, कई बार इसका आगे वाला पूछ लेता है। तो स्मॉल में कितना आएगा? 1 से 2 हेक्टेयर। और सेमी मीडियम में कितना आएगा? 2 से 4। मीडियम में कितना आएगा? 4 से 10। और लार्ज कितना आएगा? 10 हेक्टेयर से जिसके पास ऊपर लैंड है। ये लगे ना वैसा कि मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास होल्डिंग 1 हेक्टेयर से भी कम है। उसके बाद आएगा स्मॉल, उसके बाद आएंगे सेमी मीडियम, फिर आएंगे मीडियम, फिर आएंगे लार्ज। ये इसकी कैटेगरी बांटी हुई है कि इस तरह से हमारे किसान है। अब देखो नंबर ऑफ होल्डिंग्स। अब टोटल किसान कितने हैं हमारे पास? ये देखो 9.97 टोटल हाउस होल्ड जिनका नाम जमीन है। अब देखो ये दोनों फिगर दिए यहाँ से, एक परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मार्जिनल फार्मर्स है ना, मार्जिनल फार्मर्स है कितने हैं वो? 7 लाख, 7.12 लाख, लग रहा है पता। और कितना परसेंट है? 71%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेट के पास 71% वो किसान है जिनकी लैंड होल्डिंग कितनी है? 1 हेक्टेयर से भी कम है। क्लियर है जी बात? तो ये जो 75% जो लोग हैं, ये टोटल लैंड कितनी इन्होंने एक्वायर कर रखी है? 30%। एरिया किसमें? हेक्टेयर में। तो 70% लोगों के पास कितनी जमीन है? सिर्फ 30%। ठीक है ना? अगर इनकी अकेली एवरेज निकाली जाए इन 70% लोगों की, तो इनकी पास एवरेज कितनी पड़ेगी? 0.40। देखो ओवरऑल सभी की कितनी है? 0.95%। अगर बिल्कुल स्मॉल फार्मर देखे तो उनके पास कितना कितना एक अकाउंट में आ रहा है? 0.4। उसी तरह से स्मॉल फार्मर कितना है? 1.74 लाख। और ये कितना होल्ड करता है? 17% में। और एरिया कितना कितना इनके पास? 25%। ठीक है ना? और एवरेज कितनी है इनकी? 2.39। अब लग रहा है ना पता, जैसे जैसे स्मॉल की तरफ लार्ज की तरफ आते जाएंगे तो एवरेज क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इनकी एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है? 1.39। और उसके बाद आता है सेमी मीडियम। तो सेमी मीडियम कितने हैं हमारे पास? 0.82, मतलब 8.323% जो लोग हैं वो कितनी लैंड को होल्ड करता है? सेमी मीडियम। हाँ 23%। और इनकी इनके पास थोड़ी ज्यादा जमीन आ गई, एवरेज 2.27। और उसके बाद फिर नीचे देखो, अब यहाँ एक चीज समझ आ रही है ना आपको, जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे को आ रहे हैं ना, तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है क्या? पॉपुलेशन। बट जैसे जैसे हम इधर से इस तरफ यहाँ से आ रहे हैं, उनकी एवरेज तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखो मीडियम फार्मर कितना है यहाँ पे? सिर्फ 2.61%। बट कितनी लैंड होल्ड करता है? 15%। और एक आदमी के खाते में कितने जा रही है? 5.6%। और लार्ज फार्मर सिर्फ कितना है? 0.3%। और कितनी लैंड होल्ड कर रहा है? 4.98। तो एवरेज कितने एक बंदे के पास? 15 हेक्टेयर। तो अब देख निकलेगी तीनों की क्या? तो टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग कितने लोग हैं? 9.97 लाख पीपल। और टोटल होल्डिंग कितनी है? 9.44। और एवरेज कितनी पड़ रही है सभी की? अगर इनकी एवरेज निकाले 0.95। और अगर निकाले सिर्फ लार्ज फार्मर की तो कितनी है? 15%। और मीडियम की कितनी है? 5। सेमी मीडियम कितनी है? 2। और स्मॉल की है 1.39। और जो बिल्कुल ही बेचारे गरीब लोगों की कितनी है? 0.40। अच्छा यहां से ना अब आपके सिलेबस में ना मेंस में पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, लैंड रिफॉर्म एंड लैंड इनेक्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश। लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब क्या हुआ? एक्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या करे? टाइम टू टाइम क्या लाए? एक्ट्स लाए। देखो एक बात बताओ, आपको लगता है कि इस ग्राफ को देख के कि थोड़ी सी हालत ठीक है? कुछ तुम एक बात समझ मान सकते हैं कि हिमाचल के अंदर सिर्फ जो लार्ज फार्मर है ना कमी है। कितने पॉइंट है? सिर्फ 0.30। बट इनके पास ऐसा भी नहीं कि
बहुत ही बड़ा अमाउंट है, पर कितना है इनके पास 4.98%। भले ही एवरेज इनकी क्या जा रही है, ज्यादा जा रही है। तो यहाँ ये बात बड़ी पक्की है कि जो एक हिसाब से अच्छा भी है यहाँ पे, क्योंकि जो नंबर ऑफ फार्मर्स है ना, उनका वो जो लोग है वो कितना है, कम है। अगर बिग फार्मर ज्यादा होता है ना तो फिर प्रॉब्लम आती। तो चलो कम है, चल जाता है, ठीक है ना। तो अगर नेशनल के हिसाब से देखेंगे तो सही है। तो इसीलिए जो एनेक्टमेंट है ना, तो पहले उल्टा था। पहले क्या था कि बिग फार्मर की थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा थी और उनके पास लैंड होल्डिंग भी कम थी। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आए ना, उन सभी एक्ट का मकसद क्या था, ये जो जमींदार लोग हैं ना, इनको क्या कर देना, बिल्कुल कम से कम कर देना। इनको क्या कर देना, कम से कम कर देना। इसी तरह से हिमाचल के अंदर जो मैं मेन से पढ़ेगा, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हिमाचल का जो टॉपिक एक मैंने बताया ना, एनेक्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म एक जहां पे, जहां तो आ गया सिंपल क्वेश्चन क्या, रिफॉर्म्स का। रिफॉर्म्स पे आप कुछ भी बात कर सकते हो, बट लैंड रिफॉर्म हमेशा किससे आएगी, एक्ट के द्वारा आएगी। तो अगर आप देखोगे हमारी जो मेंस वाली बुक है, उसमें क्लियरली सारे एक्ट लिखे हुए हैं। लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट है, नो तोड़ वाला एक्ट है, शामलात वाला एक्ट है ना, बड़े सारे एक्ट्स है। तो उन सभी एक्ट्स का मकसद क्या था, इसको सारा क्या करना, सही करना। तो अगर हम वैसे देखेंगे ना, तो जो एक्ट्स है ना, एक्ट्स वो सारे ही गवर्नमेंट के स्टेप्स है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स। बट उन एक्ट्स का जो रिजल्ट है वो क्या है, जो ये इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। लग रहा है पता क्या बोल रहा है। देखो एक्ट्स तो क्या थे, सरकार ने जो काम किए, किसके लिए, लैंड के लिए, कि लैंड होल्डिंग क्या हो जाए, सब में पूरी तरह से बटे, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है उनकी जो तादाद है वो कम हो जाए। और उस लैंड रिफॉर्म एक्ट की जो असल में रिजल्ट निकलता है, वही रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ोगे उधर मेंस के लिए, तो बल्कि हमने वहां भी डाल रखा है, तो ये दोनों ही इकट्ठे पढ़ोगे तो आंसर सही बन जाता है। क्लियर है जी। अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं और एक चीज और। तो अब क्या मिलता है हमें देखने में, 88.86% होल्डिंग बिलोंग टू द स्मॉल एंड मार्जिनल। यहां क्या कर दिया, स्मॉल एंड मार्जिनल को क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया। देखो अगर तो स्मॉल अकेले लोगे आप, तो क्या आंसर होगा, 71%। कितना है, 71 है ना। हाँ स्मॉल का है, हाँ 17, और मार्जिनल कितना है, 71। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, 88.86। तो इसलिए ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक साल में पूछा हुआ है दोनों को इकट्ठा करके, एक साल में किसे पूछ लिया, अकेले का। तो इसलिए इस फिगर को तो आप हमेशा याद रखना, पेपर के दौरान ही पढ़ लेना, है ना। देखो कई फिगर को तो मैं बोल दूंगा छोड़ भी सकते हो, पर इसको नहीं छोड़ना आप। अब उसके बाद आता है सेमी मीडियम एंड मीडियम को क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया। इनकी कितनी बन गई, 10.84%। और लास्ट में जो बचे वो कौन रह गए, लार्ज। तो ये कितनी आ गई, 0.30%। तो नॉर्मली हम बांटते तीन में, एक में आ गया स्मॉल एंड मार्जिनल, एक में आ गया सेमी मीडियम एंड मीडियम, और एक में आ गया लार्ज। बट अगर प्रॉपर हुआ तो प्रॉपर कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, मार्जिनल 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल 1 से 2, सेमी मीडियम 2 से 4, और मीडियम 4 से 10, एंड लार्ज अबव 10। अब आ जाओ, अबाउट 80% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द स्टेट इज रेनफेड। तो किस बारिश पे कितना डिपेंड करता है हमारा एरिया, 80%। राइस, व्हीट एंड मेज आर द इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द स्टेट। और खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप, पता ना आप, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब होती है, मानसून वाली, और राबी कब होती है, विंटर। अब देखो क्वेश्चन पता कैसे, ये भी अच्छे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, सर्वे से उठा रखी क्वेश्चन, कि राबी क्रॉप की पूछी, खरीफ क्रॉप, खरीफ की पूछी हुई है, कि उसका सीजन कौन सा होता है, खरीफ लगाने का सोइंग सीजन कौन सा होता है ना। तो उसमें एग्जैक्ट मंथ डाले हुए, अप्रैल टू ये से ये, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जानने को तो बहुत कुछ है, बट जो सर्वे के अंदर लिखा है ना, उसमें से डायरेक्ट लाइन में से क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना। तो एग्रो केमिकली द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन। ये भी हम किसमें पढ़ेंगे, मेंस वाली बुक में। मेंस में वाली बुक में एक अलग से टॉपिक है आपका, क्लाइमेटिक जोन इन हिमाचल। देखो अलग अलग, अगर आप इसको से देखोगे ना, तो सबसे पहले हिमाचल को किसमें बांटेगा हम, फिजियोग्राफी में। कैसी है, शिवालिक, मिड हिमालय, ग्रेटर हिमालय। फिजियोग्राफी के आधार पर
उसके आधार पर क्या बनेगी यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग क्लाइमेट बनेंगे वहां पे, और जैसे वहां के क्लाइमेट हो गए वैसे क्या बनेंगे एग्रो जोन। फिजियोग्राफी को आगे फर्दर किस में डिवाइड करेंगे हम, क्लाइमेटिक जोन में, और जैसे वहां के क्लाइमेट हो गए वैसे क्या बनेंगे वहां के एग्रो जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बात की गई है एग्रो जोन की, बट बाकी आप डिटेल में कहाँ देखोगे मेंस वाले बुक के अंदर। तो अब देखो, तो कौन कौन से एरिया है, सब ट्रॉपिकल एंड सब माउंटेनियस एंड लो हिल, शिवालिक की बात हो रही है सीधी सीधी। सब टेम्परेट एंड सब ह्यूमिड, किसकी बात हो रही है, शिमला वाला रीजन की। वेट टेम्परेट कौन सा होगा, धर्मशाला वाला। ड्राई टेम्परेट कौन सा होगा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, जिसको क्या बोलेगा कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल लो हिल में क्या आ जाएगा, जितना भी लोअर हिमाचल है ना, और शिवालिक वाला एरिया है, वहां पे सिट्रिक फ्रूट हो गए, इस तरह की झाड़ियां वगैरह होगी, और मेज वगैरह होगा। उसके बाद सब टेम्परेट में आएंगे, सब ह्यूमिड में आएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं टेम्परेट में मोस्टली क्या मिलेगा, फ्रूट्स, है ना, ऑक्सीजन वेजिटेबल्स। और उसके बाद वेट टेम्परेट में जाएंगे तो कौन सा आ गया, धर्मशाला वाला एरिया। और उसके बाद कोल्ड डेजर्ट में क्या मिलेगा, मैं ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। तो ये क्या बन गया, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन इन द स्टेट आर कंजेनियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप, सीड पोटैटो, ऑफ सीजन वेजिटेबल, ये सारा मिलता है ना यहाँ पे। और हिमाचल और किसके लिए फेमस है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ये सारी ऑफ सीजन वेजिटेबल मिलती है। और हिमाचल में कितने सीजन होते हैं, 4 डिस्टिंक्ट सीजन। तो ये भी आप जो मेन वाली बुक है ना उसमें अलग अलग से दे रखे हैं कि कौन कौन से सीजन होते हैं, है ना, 4 सीजन होते हैं। और द स्टेट रिसीव एवरेज रेनफॉल, ये भी क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं इसको। एवरेज रेनफॉल कितनी है, 1251 मिलीमीटर, 1251 मिलीमीटर। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रेनफॉल, फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड डिस्ट्रिक्ट। और देखो ना एक बार ना क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, इसके बेस पर क्वेश्चन निकलता है। और देखो हर साल क्या आता है, मॉनसून आता है। अब मॉनसून आता है, पता लगे किसी कंडीशन से ऐसा हुआ कि ज्यादा मॉनसून कांगड़ा में आया ही नहीं, ज्यादा कहां पे आया, कुल्लू में आया, हो सकता है ना ऐसा। तो इस तरह से स्टेट को क्या बांटेगा, मॉनसून के आधार पर। देखो एक तो है नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कब बारिश कहाँ होती है, कांगड़ा में, है ना। सबसे कम कहाँ होती है, लाहौल स्पीति में। और एक क्वेश्चन बनता है कि इस साल मॉनसून की बारिश ज्यादा कहाँ पे हुई है, जो भी उनका मेजर करने का तरीका है। तो अब देखो, तो एक होती है एक्सेस, तो एक्सेस में क्या बोला इस बारी, कुल्लू। अगर ऑप्शन होगा ना तो हम क्या करेंगे हमेशा ही, कांगड़ा। अगर तो नॉर्मली पूछा है तो आंसर होगा कांगड़ा। अगर पूछा होगा क्या, ये इस साल एक्सेस मानसून किसकी वजह से, मानसून की वजह से कहां पे आया है, कुल्लू में। नॉर्मल कहां पे हुआ है, जितना होना चाहिए, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन एंड ऊना। और डेफिशिएंट कहां पे रहा है, चंबा में। और कैंटी उससे भी कम कहां पे रहा है, लाहौल स्पीति में। क्लियर है जी बात। तो मैं ये बता रहा हूँ ना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे नॉर्मल रहा है, कहाँ पे स्कैंटी रहा है ना। और पूछते कब का है, जो करंट वाला मॉनसून रहता है। देखो फिगर तो आपको याद करने पड़ेगा, फिर मैं आपको ये है कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तरीका बता रहा हूँ करना कैसे है ना। बाकी एट द एंड, क्योंकि अगर आज पढ़ भी लोगे फिर भूल जाओगे, तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो रिवाइज करो घर जाके। बाकी जब जब टेस्ट होगा ना, आप एक फुल लेंथ टेस्ट होगा इसका भी, वही मैं ऐसा करूँ जैसे मेरा सर्वे हो जाएगा ना, जैसे भी पॉलिटिकल टेस्ट है आपका कल, जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके एक वीक बाद क्या करेंगे, हम उसका फुल लेंथ सर्वे टेस्ट ले लेंगे, सर्वे का आपका, है ना। तो उस सर्वे के अंदर क्या होगा, वो अपने आप में होता है ना कि कंपैक्ट नोट्स बन जाएगा आप लोगों के लिए, जो उसके अंदर क्वेश्चन डले होगा ना, तो वो काफी हद तक इसमें से निकाले हुए क्वेश्चन है, तो वो भी आपको उस टाइम में आप रिवाइज कर लोगे। तो एक रिविजन आप अभी कर लो, एक कर लो सर्वे के टाइम, जब टेस्ट हो गया आप उसके बाद बंद कर दो, उसके बाद तो रिवाइज करना आपने जब आपका पेपर आएगा। और पेपर का टाइम जितनी एक करो चाहे 2 करो, ज्यादा फायदा रहेगा। पर कई बार धोखा भी हो जाता है, एक साल ऐसा पिछले साल है, इसमें से 8-9 क्वेश्चन, शायद उससे पहले है ना, एक साल में एक ही क्वेश्चन ही है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों चीज के लिए तैयार रहना। पर रिस्क नहीं लेना, आप पढ़ना इसको अच्छे से। अगर इसमें से आएंगे तो इकट्ठे 8-9 आएंगे, नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएगा, है ना। तो रिस्क तो ले नहीं सकते ना फिर इस पे। चले, तो क्रॉप परफॉर्मेंस हमने पहले पढ़ा है, इसको इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं लगाऊंगा कितना है। तो द ईयर रिमेन द एवरेज ईयर फॉर द टोटल प्रोडक्शन कितना है, 8.89 लाख मैट्रिक टन। और एस्टिमेट लगाया था 9.21 का। और खरीफ फॉर खरीफ क्रॉप, फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं पढ़ा ना पहले ही, तो इसमें अब क्या ही बताऊं, मैं फिगर ही लिया हुआ है।
तो कितना 2021 में 15.28, और उससे पहले कितना था 15.94, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में उसको परसेंटेज वाइज पढ़ा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। और जो पोटैटो है उसका कितना है 1.96, और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ये हमने पढ़ा था उस टाइम पॉजिटिव में गया है, कितना हुआ है 18.67 लाख मीट्रिक। और उसके बाद है जी क्रॉप परफॉर्मेंस, ये भी सेम है। टारगेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था 6.35 लाख मीट्रिक टन, विच इंक्लूड्स 9.2 लाख खरीफ। यहाँ पे नई बात ही आती है कि खरीफ कितनी है 9.21 लाख, और राबी कितनी है 7.54। और दूसरा क्या है, द खरीफ प्रोडक्शन मेनली डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि खरीफ क्या है मानसून क्रॉप है। तो पिछले साल प्रॉब्लम ये हुई कि मानसून अच्छा आया बट एंड में क्या आ गया, बारिश ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या होगी कुछ बारिश, कुछ जो फसलें है ना वो खराब हुई है। जैसे जैसे कोई सब्जियां उगाता है ना, तो सब्जियां क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसको भी आप इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त ज्यादा रही है, जिसकी वजह से क्या हुई, फसलें खराब हुई है। द सोइंग ऑफ द राबी, हाँ ये बता रहा था मैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइम कब होता है इसको बीजने का, है ना। तो राबी का कब है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और खरीफ का कहाँ ऊपर लिखा है ना, कहाँ से है, एंड ऑफ द अप्रैल गोज टू मिड ऑफ जून। ये सीधी लाइन उठाई हुई है, एंड ऑफ द अप्रैल गोज अप टू द मिड ऑफ जून, और उधर क्या है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब देखो एक बात ये भी आपका टेस्ट ये भी है ना, जिसको सच में नहीं पता है ना खरीफ क्या होती है राबी क्या होती है, तो आपके लिए थोड़ा फिर आपको ध्यान से पढ़नी है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ो, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन। अब एक बात है ना, स्टेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, भले ही फसलों की जो वो थी ना प्रोडक्शन थी वो बढ़नी चाहिए थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल जो लैंड थी वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, हॉर्टिकल्चर में। यही है ना, देखो पहले सारे लोग क्या करते थे, खेती करते थे, बट इस टाइम सरकार दोनों चीजों पे काम कर रही है। एक करी है प्रोडक्शन बढ़ाने में, और दूसरा करा रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ये आपका मेंस का सिलेबस है। समझ बात को, देखो क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर वाली जो भी फसलें हैं उनका एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस होने के बाद भी सरकार अच्छा काम ये कर रही है कि ध्यान दे रही है उनकी प्रोडक्शन बढ़े, बट साथ साथ क्या कर रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ तक हो गया हुआ है कि चाहे जैसे मैं कल बता रहा था मैं आपको एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, है ना, बी कीपिंग हो गया, मशरूम हो गया, है ना, और क्या था फ्लावर्स हो गया। और हॉर्टी जो तो एप्पल वाला है और फ्रूट्स वाला है वो तो बढ़ ही रहा है। एप्पल से तो एक प्रॉब्लम भी आ रही है, क्या जैसे बोला ना मोनोकल्चर आ रहा है, तो एक ही तरह की फसल बीज रहे हैं और वो प्लांट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ना कोई और जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसका लॉस हो रहा है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें है। तो ये जो डाटा है, the rest of the country, like the rest of the country, Himachal too has reached the plateau in so far as cultivable and concerned. तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लेवल बिसाइड दी डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे पॉइंट होते हैं ना, ये आपको घर का ही लिखने का काम आता है मेंस में कि हिमाचल कर क्या रहा है। ऐसे पॉइंट वैसे याद तो रहते नहीं, मिलते नहीं ना, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे आपके दिमाग में रहेगी चीजें, जब आप आंसर लिखोगे तो वहां पे आपको काम आएगा। ये देखने वाला खुश हो जाएगा ना, यार बहुत बढ़िया बात बोल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात कितने बोल दी सिर्फ 2 सेंटेंस में। ठीक है जी। तो कई बार पता है क्या होता है ना, कुछ चीजें ना बड़ी कैची होती है। अभी ना मैं बता रहा था पिछले बार मैं पेपर चेक करा था उसका ना, क्या बोलता है मेंस के जो लिखते हैं ना, टेस्ट लिखता है, तो उसमें ना हमने क्वेश्चन डाला था, उसमें क्या बोलता है पता ना वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, है ना। तो एक लड़की ने ना बड़ा अच्छा लिखा था उसमें, उसमें लिखना इसका डेफिनेशन लिखनी थी उसमें। तो डिफाइन करने के लिए कई 4 लाइन 5 लाइन, एक ना एक लिख ली थी, कैच द वाटर वेयर इट फॉल, है ना। इतना सिंपल कर दिया टोटली, है ना, कैच द वाटर वेयर इट फॉल। तो वहीं पकड़ लो पानी को जहाँ पे, उसके बाद फिर आगे जाके कर दिया, ऐसे लिखा कैच द वाटर वेयर इट फॉल, यहाँ से बनाया एरो, यहाँ लगा दिया रूफ, यहाँ लगा दिया कुछ और, यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, इतना क्लियर हो गया। तो और देखो इंसान को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में बात बोल दी और थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया, पूरा ही क्लियर ही कर दिया, है ना। उसके बाद फिर जो आगे अगला क्वेश्चन था। तो ये बताता हूँ मैं, कई बार क्या होता है अगर आपके पास ऐसे शब्दों की भरमार है ना, तो आपका आंसर बड़ा स्मूथ हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। ठीक है ना। जैसे अब जैसे हम बोलेंगे कि
हिमाचल में क्या कंडीशन है आज की डेट से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो अगर आप इतना भी लिख लोगे तो भी कितनी 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 बात कन्वे करेगा ये कि क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लेवल एंड एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई क्रॉप, दोनों जो साइमल्टेनियसली चल रही है, तो अच्छी बात है। तो 1997 में 98 में एरिया कितना आता था, 853,000 हेक्टेयर, विच हैज डिक्लाइंड कितना, ये वाला याद रखना कितना आज की डेट से 727,000 हेक्टेयर कम हुआ है। तो कम किस लिए हुआ है, क्योंकि हम किधर शिफ्ट हो रहा है, हॉर्टिकल्चर। तो फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज एस्टिमेटेड 2.10 lakh metric ton against 2.17 metric ton in 19, which is further targeted 2.19 metric ton। तो कोई पूछ ले तो ठीक है। तो अभी हमें कितना मिल रहा है, एक हेक्टेयर से 2.10 मेट्रिक टन, और पीछे कितना मिल रहा था 2.17, और अगला टारगेट कितना रखा है 2.19। उसके बाद है जी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए क्या होता है, जैसे होता है ना मॉडिफाइड क्रॉप हो सकती है और बढ़िया बढ़िया बीज बनाओ, तो सरकार क्या करती है, सीड के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। और हिमाचल में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है यहाँ पे, कितनी है 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, और इन एडिशन 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन एंड 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन। तो ये फिर आपने याद रखना जो किस पे काम करता है, हाई वैरायटी के ऊपर बनाने में, तो ताकि उनकी और क्वालिटी सुधर जाए। उसके बाद है जी प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में क्या है, जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स है, बैकवर्ड लोग हैं, उनको प्लांट को रोकने के लिए क्या मिलना चाहिए हमें, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर प्लांट को बढ़िया बनाना है ना, केमिकल के फॉर्म में क्या आएगी, दवाइयाँ, और इक्विपमेंट्स में क्या आएंगे, औजार आएंगे, ताकि उनकी प्लांट की सुरक्षा होती रहे। तो कितना परसेंट डिस्काउंट देती है, 50%। और साथ में साथ किधर जा रहे हैं हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, इसको भी इनको हेल्प करने के लिए हेल्प कर रही है। तो ये ऐसा कोई डाटा है नहीं है, पर मेंस की काम आता है। उसके बाद है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल टेस्टिंग वाली जो लैब है वो अभी किन डिस्ट्रिक्ट में है, सभी डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो कौन सी है, लाहौल स्पीति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके सिवाय क्या है, तो 11 सॉइल टेस्टिंग लैब है और 10 मोबाइल लैब्स है, जो गाड़ियों में आती है ना, वैन, उस पे जाती है। और देखो ना इसमें क्या है, 4 मोबाइल टेस्टिंग वैन भी और लैब भी है। देखो 2 तरह के होते हैं ना मोबाइल, मोबाइल का मतलब एक हुआ, एक उस वैन के अंदर ही फिट कर रखा है सारा सिस्टम, वो कितनी है 4। एक है मोबाइल लैब जो एक बार उठाई कहीं रख दी, आप समझ लो, तो वो कितनी है 10। एक है मोबाइल वैन वाली, जैसे एटीएम वाली गाड़ी देखी है ना आपने, उसके अंदर सब कुछ क्या रखा है, फिट कर रखा है, जैसे एम्बुलेंस होती है, तो वो फिक्स उसी काम के लिए है, वो क्या करती रहेगी, उधर जाके घूमती रहेगी। उस 4 में से एक किसके लिए डेडिकेट है, लाहौल स्पीति के लिए एंड ट्राइबल एरिया के लिए, ठीक है ना। और अगर देखें हम वैसे ही मोबाइल लैब्स, तो वो कितनी है 10, और 47 क्या है, मिनी लैब्स। समझ गए जी बात। तो 11 लैब, 4 मोबाइल प्लस वैन, और 10 मोबाइल लैब्स, और 47 क्या है, मिनी लैब्स। और अब क्या तरीका लगाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, उससे भी। अब एक आपके सिलेबस में है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, मेंस में है ये। जैसे देखो ना हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है ना, राइट आरटीआई। तो आरटीआई में क्या होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो हमें 15 दिन के अंदर में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो हम फर्स्ट एपिलेट हो जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती तो हम कहाँ जाते हैं, सेकंड एपिलेट हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि सरकार ने ये वो रखा है, कुछ सर्विसेज ऐसी है जो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना, तो कुछ सर्विसेज किसमें मिलनी चाहिए, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर। और उन सर्विसेज में से एक सर्विस कौन सी है, सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग भी आपका क्या है, गारंटी। अगर आपको अपने अपने खेत की सॉइल टेस्टिंग करवानी है, तो आप इनकी लैब में छोड़ दो, और विद इन टाइम आपको क्या मिलेगी, टेस्ट करके मिलेगी। अगर नहीं मिलती, आप अपनी उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, फर्स्ट एपिलेट में,
और उसके बाद कहाँ जाओगे, सेकंड एफिलिएट में। तो इतना इसमें इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती, कौशल किसान योजना एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सुना ना आपने ये? इसमें किसके किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है? नेचुरल फार्मिंग से। नेचुरल फार्मिंग की दो बात हो जाएगी, एक तो किसान का खर्चा बच जाएगा, किस में से? केमिकल में से। केमिकल उसको पैसा नहीं खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, सॉइल की हेल्थ बची रहेगी। तो दोनों काम हो जाएगी यहाँ से। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट क्या बोला इसमें, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रही है, पैसा नहीं लग रहा है केमिकल्स में। दूसरा क्या है, नेचुरल फार्मिंग। आज की डेट से पता ना आपको, आपने सुना होगा ग्रीन बजट। क्या होता है ग्रीन बजट? ग्रीन बजट होता है, देखो ना, जैसे मान लो मेरे पास इस बारी 100 रुपए थे, 100 रुपीज थे। 100 रुपीज में से मैंने 10 रुपए का मैंने ये काम किया, 10 रुपए का मैंने इधर खर्च किया, ठीक है ना। और 10 रुपए मैंने, मान लो सरकार ने क्या लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया। सरकार ये बोलती है कि आप गाड़ी चलाते हो, आप मुझे 10 रुपए दो। तो 10 रुपए क्या दिया मैंने, टैक्स दिया। अब उसके बाद जो मेरे को बचा वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट। तो आज से पहले क्या होता था, बजट के अंदर खर्चों में क्या गिना जाता था, जो सरकार असल में खर्च कर रही है। अब ये भी गिना जाता है कि हमने इन्वायरमेंट को कितना डिग्रेड किया है। तो जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है ना, उसको ठीक करने के लिए, उसको भी एक खर्चा काउंट किया जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन बजट। तो सिंपल सी बात है, इसलिए बोलेंगे इसको जीरो बजट फार्मिंग, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा इन्वायरमेंट का। क्योंकि जितना भी हम इन्वायरमेंट का लॉस करते हैं ना, जितना भी हम करते हैं लॉस, वो सारा किसको पे करना पड़ेगा, हमारी सरकार को। किसमें, टैक्स की फॉर्म में। और रैंकिंग कहाँ गिरेगी, आईएनडीसी में। यही चीज है ना सारी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो बजट एंड नेचुरल फार्मिंग। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या देगी इसमें, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये हो गए जी। नेक्स्ट है जी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी, खरीफ सीजन 2016 से। अब इससे पता क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है। तो मेज एंड पैडी किसकी है, खरीफ की। बीट एंड बार्ले किसकी है, राबी की। तो याद रखना 4 क्रॉप है इसमें, मेज, पैडी, वीट एंड बार्ले। डिफरेंट स्टेट रिस्क लीडिंग टू क्रॉप लॉसेस ड्यू टू, किस तरह से लॉस होता है, कौन कौन सी कवरेज है यहाँ पे। डिलेस होंगे, अगर मान लो पता चले कि बारिश सही से नहीं हो रही है तो डिले हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पता ना आपको पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, जैसे बिल्कुल हार्वेस्ट होने को तैयार है, स्टोरेज नहीं मिली, ओला पड़ गया। और लोकलाइज्ड कैलेमिटी हो सकती है, लोकली कुछ हो गया। और लॉस ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर हो जाती है। फ्रॉम 2020 खरीफ, नाउ ऑप्शनल फॉर बोथ लोनी एंड नॉन लोनी फार्मर। पहले पता क्या था, जो लोन वाले फार्मर है ना, उनके लिए जरूरी थी इंश्योरेंस लेनी। अब क्या कर दिया है, अब ऑप्शनल है, चाहे लोन वाले हैं चाहे लोन नॉन लोन वाले हैं। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट। देखो हमारे स्टेट में आपने देखा ना, इस बार हमने कितना और शोर चला हुआ था इस टाइम किसके ऊपर, जो फार्म लॉस थे। तो जो फार्म लॉ थे ना, एक्चुअली इसने इसको ही चेंज करना था, है ना। अभी देखो, अभी अभी क्या है, इस हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अंदर क्या है। एक तो एक्ट है, एक्ट ने क्या बना दिया, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड। अगला क्या बन गया, बोर्ड। और बोर्ड के नीचे क्या होगी, मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी। और वो मार्केट कमेटी क्या बनाएगी, मार्केट। और मार्केट में कौन बैठेंगे, आरती। आरती को क्या मिलेंगे, लाइसेंस। समझ रहे बात क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले कौन है, सरकार। सरकार ने क्या बना हुआ है, एक्ट बना रखा है। और अब इस एक्ट के नीचे कौन होगा, एक बोर्ड होगा। और बोर्ड के नीचे क्या होगी, कमिटीज। और कमिटी के हिसाब से क्या कर दिया, हिमाचल को क्या कर दिया, 10 नोटिफाइड एरिया में डिवाइड कर दिया। 10 एरिया में डिवाइड कर दिया। अब कितनी कमेटी होगी, 10 कमेटी। और ये 10 कमेटी किसके आगे रिस्पॉन्सिबल होगी, बोर्ड के आगे। और बोर्ड कहां से अपनी शक्ति लेगा, एक्ट से। अब जो ये 10 कमेटी है ना, ये 10 कमेटी किसका संचालन करेगी, मार्केट का। और इस टाइम हिमाचल में मार्केट कितनी है, मंडिया जिसको बोलते हैं, 63। अब जो 63 मार्केट है, इनको क्या मिलेगा, लाइसेंस। इस मार्केट के अंदर कौन बैठेंगे,
जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडलमैन, आड़ती। अब ये आड़ती किससे लेंगे लाइसेंस? कमेटी से एंड बोर्ड से। और क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे ये, जो लिखा होगा इसमें एक्ट में, ऐसा ना। और देखो दूसरा क्या है कि जब ये आड़ती जो लोग हैं ना, ये क्या पे करते हैं? फी। जो जो लगाता है ना अपना अपना जो लगाता है ये स्टॉल वहां पे, तो उनको क्या करना पड़ता है? फी देनी पड़ती है वहां पे बैठने की। अभी जो न्यू फार्म लॉ क्या बोल रहा था, मंडियों के साथ किसको बिठाओ? प्राइवेट को। जो प्राइवेट लोग होता है ना, जैसे अदानी वाला हो गया या कोई और ग्रुप आ गया, सेम टाइम दोनों जो चल रही है, यहां चलेगी मार्केट, जो ये वाली मार्केट है, और उसके साथ ही कौन बैठेंगे? प्राइवेट। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या थी इनको कि क्यों इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? अब देखो सबसे पहला क्या था कि जो प्राइवेट थे ना, उनको किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना था। कौन सा? उनको किसी तरह की फी पे नहीं करनी थी, इनको पे करनी है, पहला प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि जो इनका जो डिस्प्यूट होगा वो जाएगा कोर्ट में। कोर्ट क्या है, जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा है, थर्ड पार्टी है। और अगर इन जो 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 अभी नए बिल के अंदर जो लोग थे, कौन? प्राइवेट, उनका जो डिस्प्यूट होगा ना, वो किसके पास जाएगा? एसडीएम के पास, जो वहां पे कौन सा होगा? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो एसडीएम किसका पार्ट हुआ? सरकार का। तो सरकार क्या लेकर आ रही है? बिल को। एक प्रॉब्लम उसके अंदर ये थी, है ना। ऐसी ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और दूसरा क्या था कि जो इसके अंदर जो बड़े बड़े किसान थे ना, जो ये जो लोग बैठे हुए कमेटी में या मार्केट के जो आड़ती थे, ये कौन होता है? ज्यादातर किसान ही थे। तो इस वजह से क्या था, इसको अपोज किया गया था। तो अभी भी अब क्या सिस्टम चल रहा है हमारे पास? यही सिस्टम चल रहा है। बट हो ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम हट रहा था, इसके पैरेलली किसको बिठाया जा रहा था? प्राइवेट शॉप्स। अब जो प्राइवेट शॉप थी, उनको बहुत सारे क्या मिल रहे थे? बेनिफिट्स, है ना। तो ये था। अच्छा, दूसरा बात प्रॉब्लम ये थी, जैसे एमएसपी सेट किया सरकार ने, है ना, उसका भी एक मुद्दा था। और है ना, तो आपने जो करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको लेकर, तो अब तो चलो वो हट गया है। तो अब देखो, तो हिमाचल में इस टाइम क्या है? एक तो हिमाचल का अपना एक्ट है कब का? 2005 का। उसके बाद हिमाचल का अपना एक बोर्ड है। उसके बाद हिमाचल को कितने नोटिफाइड एरिया में डिवाइड कर दिया? 10। और 10 एरिया है तो कितनी कमेटी होगी? 10। और उन 10 एरिया में क्या होगी? 63 मार्केट, जिसको मंडी बोलते हैं। और उस मार्केट में क्या होगे? जो भी वहां पे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, जिनको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस, और साथ में क्या पे करेंगे? वो फी। नेक्स्ट है टी डेवलपमेंट। द टोटल एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द ट्री कितना है? 2310.71 हेक्टेयर, which produce 11.41 लाख किलोग्राम इन 2021-20 में। तो ये रखना याद आपने कि कितना एरिया आता है इसके अंदर। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सरकार प्रोवाइड करती है क्या? 50% सब्सिडी। और टी इज मेनली कल्टिवेटेड इन द कांगड़ा, मंडी एंड चंबा। नेक्स्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फिर से आपके मेंस में भी है, ये पार्ट है ना, थर्ड पेपर के अंदर है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्टेट सेक्टर। द स्कीम कौन कौन सी है? सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। तो उसके लिए टैंक, पॉन्ड्स, चेक डैम्स, है ना, स्टोरेज वगैरह बन रही है। और लो लिफ्टिंग वाटर डिवाइसेस बन रहे हैं, जैसे पंप वगैरह लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ना जो। अब तो सोलर वाले ज्यादा काम हो रहा है आज की डेट से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। नूतन मतलब नया। तो सरकार क्या बोल रही है? क्या करो, नए नए पॉली हाउस लगाओ। और उस पॉली हाउस में कितना परसेंट सब्सिडी है? 85%। देखो, दो दो सब्सिडी इकट्ठे इकट्ठे लिखेगी आप नक्शा में लिख लो। एक है पॉली हाउस, एक है एंटी हेल नेट्स। एंटी हेल नेट गन में जो है ना नेट्स मिलते हैं, उसमें कितना सब्सिडी है? 80%। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 100%, 100 हेक्टेयर इन द स्टेट में इसको कवर करना है। तो आप कुछ नहीं करना याद, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, कितना टारगेट रखा हुआ है? एरिया ऑफ 100 हेक्टेयर इन द स्टेट। और साथ में क्या है? सब्सिडी कितनी? 85%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिन्यूमरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशंस। तो ये एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये पूरी एग्रीकल्चर को ही कवर करने की कोशिश करता है, राष्ट्रीय विकास योजना। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, स्कीमें कहां से आती है? सेंटर से, और इंप्लीमेंट कहां होती है? स्टेट में। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत काम होता है। आज तक तो कब आई थी ये स्कीम? लॉन्च हुई थी 2007 में।
और हमारी स्टेट में पेपर जब होता है उसमें एक खास बात ये होती है कि वो क्या पूछता है, डेट, कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो जिन जिन की डेट यहाँ सर्वे में लिखी है ना, वो तो आप पक्का याद करके जाना, क्योंकि ऐसा जरूरी देखो ना, डेटा तो बहुत सारी होती है पर पेपर सेट करने वाले को दिख जाती है एकदम से, क्योंकि सर्वे उनका मेन सोर्स है। 2000। अब ये किस पे काम करती है देखो, प्री पोस्ट हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर इंफ्रा और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू स्टेट। ये खास बात है इसकी, भले स्कीम किसकी है, सेंटर की, और फ्लेक्सिबिलिटी किसको दी है, स्टेट को, और साथ में किसको प्रमोट करना चाहती है, वैल्यू चेन एडिशन। वैल्यू चेन एडिशन समझते हो ना, जैसे कल बता रहा था, मिल्क का बना दो चीज, है ना। तो इसकी भी काम करती है। मिटिगेट रिस्क ऑफ फार्मर्स, जो किसानों के जो रिस्क होता है उसको भी मिटिगेशन के लिए भी काम करती है। एडिशनल इनकम जनरेशन की बात करती है, और स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक बात बताओ, अगर आपको इस पे क्वेश्चन लिखने को मिलेगा ना, जितने मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, अगर ये सारे कीवर्ड आपके दिमाग में रह गए तो आप आंसर लिख लोगे। अगर अब देखो एक बात और है, इसका मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहा है ना, कि अब मान लो जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू डबल फार्मर इनकम बाय 2022, ठीक है ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो यही पॉइंट आएगा इसके अंदर भी, क्या करेंगे, यही करेंगे ना हम, क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट इंफ्रा बना दो, फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट को दे दो, वैल्यू चेन एडिशन में डाल दो, और मार्केटिंग रिस्क को फार्मर से बाहर निकाल दो, और एडिशनल इनकम जनरेशन के नए स्कोप दे दो। एडिशनल जनरेशन इनकम में क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर दो उनको, स्किल डेवलपमेंट दे दो, इनोवेशन दे दो, और एग्रीकल्चर बेस्ड क्या कर दो, इंटरप्रेन्योरशिप बना दो। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, मैं बता रहा हूँ, जब आप लिखोगे ना आंसर में और इनको अंडरलाइन करोगे, ये आंसर की एकदम से चेंज कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ इस स्कीम के अंदर ही डालना है, ये क्या कर सकते हो, आप कहीं भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी। अब किस पे बात करता है, एग्रीकल्चर को कहाँ पे लेके जाना है हमने, टेक्नोलॉजी लेवल पे। अब टेक्नोलॉजी लेवल पे क्या है देखो, तीन अलग अलग 90-10 की रेशो है ये, और फार्मर ड्रिवन एंड फार्मर अरेंजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। तो इसके तीन सब स्कीम है। प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके तीन सब स्कीम क्या है। सबसे पहले है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो सबसे में किस पे काम करो, एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन के ऊपर नॉर्मल, दूसरा किसको मॉडिफाई कर दो, सीड, और तीसरा क्या कर दो, मशीनें लगाओ बढ़िया बढ़िया। तो तीन इसके अलग अलग है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये भी आपके मेंस के सिलेबस में अलग से ही दिया हुआ, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे है ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वैसे क्या है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी आपका सिलेबस में है। और इसका इसका जो मेन मकसद है, इनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेनली इन रेन फेड एरिया। तो वहां पे इसको इनहांस करना है। देयर आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, और सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, और परंपरागत कृषि विकास योजना, इनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। तो उसमें क्या बात हो गई, वाटर यूज की। चलो जी देखो 2-4 कर ले, जब तक मेरी बैटरी चल रही है तब तक मैं कराऊंगा। देखो पता क्या, ये वाला चैप्टर ना जितना जल्दी हो जाएगा तो कल के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, देखो इतनी बड़ी बात हो रही है, देश के खाने पीने की बात हो रही है, पूरे देश को हमने पढ़ना लगवा है, क्या करना है, फूड देना है ना। आप कितने सीरियस होना चाहिए देखो इस बात को लेकर। अब फूड 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 कैसे दे पाएंगे, 3 चीजों की हमें क्या बनानी है, पैदावार। ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। ये देखो अभी पढ़ा था हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या था वो, यही बात है ना, मन अगर यहाँ नहीं लगेगा ना तो कहीं और लगेगा, तो भूल जाओगे। इसलिए तन मन सबका रखो, ये रखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ रहे थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 में। उसका मेन मकसद है लोगों को सस्ते रेट में सब्सिडाइज फूड देना। यह है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और मिशन में क्या करना है, जो देना है ना उसकी पैदावार बढ़ानी है, वहां है देना। देगा कहां से, जब पैदावार बढ़ेगी
तो मिशन के अंदर क्या आते हैं, 3 मेन क्रॉप्स है, एक है वीट, एक है राइस और एक है पल्सेस, ठीक है ना, 3 ही है इसके अंदर, वीट, राइस एंड पल्सेस। अब देखो जी, अब क्वेश्चन में पता क्या बनता है कि जो वीट के लिए जो सिलेक्ट की गई ना स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 11 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ दी, कौन सी, शिमला। क्यों छोड़ी, लोगों ने क्या कर दिया वहां पे, कम कर दिया, वहां पे लगा दे क्या, सेब, ठीक है जी। उसके बाद है जी 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी, कांगड़ा एंड मंडी, ये किसके लिए किया है, राइस के लिए। और 9 डिस्ट्रिक्ट, 3 को छोड़ के, शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, इसमें क्या है, मेज एंड पल्सेस, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना, मिशन के अंदर कितने, सब 3 क्रॉप्स हैं इसके अंदर। और ऑल डिस्ट्रिक्ट आल्सो हैव बीन आल्सो सिलेक्टेड फॉर न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल में क्या आता है, ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट्स, पता ना कोदा क्या होता है कुछ सुना है, क्या होता है, कोदा तो होता है, और क्या बोलते हैं उसको, रागी बोलते हैं, देखा है कोदा आपने, देखो जिनको होता है वो बहुत भाग्यशाली अभी भी, ऐसी चीजें जिन्होंने देखी है, देखो मैंने तो देखी है। तो नेक्स्ट है जी, द मिशन प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर लेइंग क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन। क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि 5-6 गांव को लिए इकट्ठे ही क्या आप दे दो इनको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफाइड सीड, एक एक गांव के लिए देंगे ना, एक 5-7 गांव को इकट्ठे बुला देंगे, जैसे ब्लॉक लेवल पे बुला दिया, कहीं और बुला दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, प्लांट एंड सॉइल प्रोडक्शन मटेरियल दिया जाएगा, इम्प्रूव इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी है, हो गया जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या है, माइक्रो इरिगेशन, इसका जो मेन मोटो है, वैसे नेशनल लेवल की स्कीम है ये, हर खेत को क्या है, पानी, एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन, इसमें क्या आता है, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, पता ना आपको, ड्रिप एंड ड्रिप पे क्या होता है, नीचे नीचे डाल देते ना पाइप, स्प्रिंकल में क्या होता है, वैसे दुनिया में कहाँ पे पहली बार यूज हुआ है, इजराइल में सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी इंडिया को क्या दुनिया को दी है, किसने, इजराइल में। इसलिए इंडिया की जो हमेशा पार्टनरशिप रहती है इजराइल के साथ, एग्रीकल्चर और इस पे रहती है, वेपन्स पे, और 14,000 फार्मर के बेनिफिट पहुंचाएगा, और सब्सिडी कितनी देगा इसमें, 80%, 80% सब्सिडी। उसके बाद है जी उत्तम चारा उत्पादन, चारा क्या होता है, जो, हाँ, गाय खाती है, तो 42 हेक्टेयर अंडर द फॉडर प्रोडक्शन लेकर आना है। और इसमें एक नाम याद रखना है आपने, जो सबसे फेमस वो है एजोला ग्रास, मिल गया, अजोला पड़ता है, जोला पड़ता है उसको, जोला ग्रास, ठीक है जी। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 50% असिस्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पिट, जो बनता है ना वो गड्ढा, और लोग इतना पैसे ले लेते हैं, गड्ढा बनाते नहीं है, वहां कुछ और ही बनाते हैं बाद में, होता है ना गाँव में, देखो ना आपने ना, ऐसे ऐसे स्कीम आती है ना, कभी आगे टैंक के लिए, कभी आगे गड्ढे के लिए, ऐसा गड्ढा बनाया, थोड़ा सा दिखाया, जेई बुलाया, उसने पैसे पूसे लिए, प्रधान सेक्रेटरी सभी ने साइन किए, और बाद में गड्ढे को कुछ और ही कर देते हैं, है ना। तो ये ना बस इन स्कीम का ना प्रॉपर इसको इसको इसके लिए एक टर्म यूज होता है, क्या बोलते हैं इसको, सोशल ऑडिट। अगर सोशल ऑडिट होगा तो ही होगा। और दूसरा, गांव में तो वही बड़ा बहुत ही फेमस आदमी होता है जो ऐसे से काम करता है, इज्जत उसी की होती है ना, कि भाई ये बड़ा ही तेज आदमी है, तेज मानते हैं उसको, है ना। कई घर वाले बोलते, देखा उसका बेटा कितना तेज है, 2 गड्ढे ले लिए उसने ठीक है, दिखाया, बनाया भी नहीं है, और तेरे से कुछ होता नहीं है, एक गड्ढा तो लेके दिखा सरकार से, होता है ना, देखो ना गाँव में बोलते ना से, क्योंकि जब मैं गया तो मैंने बड़ा सुन था, तो कुछ नहीं कहता सका। चलो जी, तो उत्तम चारा प्रोडक्शन, तो चलो आज आज के लिए बहुत है इतना, आपको भी चारा खाने का लग गया होना चलो जी, ठीक है।